आज की क्लास में हम लोग जावा को स्टार्ट करेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम जावा का एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जावा को सन माइक्रोसिस्टम कंपनी ने डेवलप किया था। यहाँ जेम्स गोसलिंग ने इसे 95 में रिलीज़ किया था। इसके अलावा जावा बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर एग्जीक्यूट की जाती है, जैसे कि विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा लाइनक्स और यूनिक्स के बहुत सारे वर्जन्स हैं, उन पर भी जावा रन की जाती है। जावा के बारे में कहा जाता है कि इसके जो कोड होते हैं, जो प्रोग्राम बनाते हैं, आप उन्हें राइट वंस रन एनीवेयर कर सकते हैं। यानी अगर आपने इसके कोड को एक बार लिख दिया तो ये किसी भी तरह की मशीन पे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम होना अनिवार्य है। जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसकी संभावना जावा वर्चुअल मशीन की वजह से पूरी की जाती है। यानी कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले ये अपनी खुद की वर्चुअल मशीन बनाती है और एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करती है जिसमें जावा के प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाते हैं। जावा के जितने भी प्रोग्राम होंगे उन सभी में फाइल का एक्सटेंशन डॉट जावा रहेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सी लैंग्वेज को हमने देखा, उसमें सभी प्रोग्राम डॉट सी से रहते हैं। सी प्लस प्लस में डॉट सी पी पी रहता है। यहाँ पे जावा के प्रोग्राम्स को अगर आपको बनाना है तो आप उनकी फाइल एक्सटेंशन डॉट जावा रखेंगे। नॉर्मली हम सी या सी प्लस के प्रोग्राम को कंपाइलर के अंदर बनाते हैं और रन करते हैं। ऐसा हम जावा के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बेसिक्स में ये आता है कि जब आप जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो डॉट जावा फाइल होती हैं, वो कंपाइलर के अंदर आती हैं सबसे पहले और उन्हें कंपाइल किया जाता है। आगे चल के इसे डॉट क्लास फाइल में एग्जीक्यूट किया जाता है। यानी जो फाइल आप डॉट जावा से बनाते हैं, जिसमें आपने कोड किया है, इंग्लिश में आपने प्रोग्रामिंग की है, उसको कंपाइलर डॉट क्लास में कन्वर्ट कर देता है। ये वही फाइल होगी जिसे मशीन एग्जीक्यूट करेगी। डॉट क्लास फाइल, इसके अंदर जावा बाइट कोड आता है। बाइट कोड एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे मशीन अंडरस्टैंड करती है। तो इसी वजह से जावा का जो पूरा कंसेप्ट है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के तहत देखा जाता है। अब आते हैं हम जावा के कुछ बेनिफिट्स पर या एडवांटेजेस पर। यानी ऐसी क्या खास बातें हैं जावा के अंदर जो इसे पॉपुलर बनाती हैं। तो सबसे पहले इसका नाम आएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। जैसे कि हम जानते हैं सी प्लस प्लस में हमने क्लासेस बनाई थी और कुछ कंसेप्ट के अंदर हम रहे थे, ऑब्जेक्ट बनाया, पॉलीमॉर्फिज्म की बात की, बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी। तो जावा भी उसी पैटर्न पर, उसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा एक रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी यह ताकतवर, रोबस्ट का मतलब होता है पावरफुल या ताकतवर। तो ये डेटा टाइप्स को और बाकी एरर्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम से होता है और इंडिपेंडेंसी का मतलब होता है कि आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जावा के प्रोग्राम को चला सकते हैं। मल्टी थ्रेडिंग एक और फीचर है इसका। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है कि जावा के अंदर एक ऐसा फीचर अवेलेबल है जिसमें आप प्रोग्राम को डिवाइड कर सकते हैं। एक साथ कई थ्रेड बन जाते हैं और हर थ्रेड एक अलग वर्क करने के लिए फ्री होता है। तो आप मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जावा एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि इसके सारे कंसेप्ट जो हैं सी सी प्लस से इंस्पायर्ड है। इसके सिंटैक्स भी सिंपल हैं। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। जावा सिक्योर है। आप इसके कोड को इजीली हैक या क्रैक नहीं कर सकते। इसके कोडिंग को आप नहीं देख सकते। जावा की परफॉर्मेंस हाई परफॉर्मेंस में आती है और आर्किटेक्चर न्यूट्रल है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पोर्टेबल लैंग्वेज है। पोर्टेबल का मतलब रहेगा कि आप इसके कोड के अंदर या प्रोग्राम में हल्का सा चेंज करके दूसरे को या दूसरे कंप्यूटर पे ले जा सकते हैं।
यानी ऑलमोस्ट नो चेंजेस में इसे दर्शाया जाता है। जावा एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा का जो फीचर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का है, वो एक ह्यूज टूल है जो जावा को सबसे ज़्यादा पॉपुलर बनाता है, सबसे ज़्यादा रोबस्ट बनाता है। जावा के बारे में कहा जाता है कि ये एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऊप्स के जो फीचर इंजन के बारे में हमने पहले भी बात की है, उनमें इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सभी के सभी कंसेप्ट जावा में भी अवेलेबल हैं, जो हमने सी प्लस में पिछली क्लासेस में देखे थे। जावा के अंदर जितना भी आप कोड करेंगे, वो सब एक क्लास के अंदर होता है। चूंकि जावा एक ऊप्स लैंग्वेज है, तो यहाँ पे भी क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट रहेगा। कोडिंग जितनी भी होगी वो क्लास के अंदर करनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, मेथड कॉल होंगे, इस तरह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। जावा में आप ये भी कह सकते हैं कि देयर आर नो फ्री फंक्शंस, जैसे कि सी प्लस प्लस में वर्चुअल फंक्शंस या इस तरह से बना देते हैं। और जो जावा का मॉडल है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बेस्ट प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम है, जिसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को प्योर वर्जन में कन्वर्ट करने की परमिशन मिलती है। आइए अब देखते हैं कि जावा का प्रोग्राम कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि एक एडिटर आपको यूज़ करना होगा। एडिटर का मतलब होगा कि जहाँ पे आप जावा का कोड कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम नोटपैड को यूज़ करते हैं, इसके अलावा बहुत सारे एडिटर या आईडीज़ अवेलेबल हैं जिनमें आप कोडिंग या सोर्स को राइट कर सकते हैं। और उन सभी फाइल्स का एक्सटेंशन आपको डॉट जावा रखना होगा। सोर्स फाइल को जब आप क्रिएट करना चाहें तो उसके लिए जो कुछ पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर हैं या आईडी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, उनमें जे क्रिएटर, एक्लिप्स या जे बिल्डर आता है। इसके अलावा आप सबलाइन को भी यूज़ कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड को भी यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो देर आर वेराइटी ऑफ दीज एडिटर्स, तो इनमें से आप कोई सा भी एक चूज़ कर सकते हैं। आईडीई यानी जो एडिटर्स हैं, ये एक टूल की तरह से हैंडल किए जाते हैं और एक डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर आप जब प्रोग्राम को लिखते हैं, कोड करते हैं, तो ये आपकी लॉजिकल एरर को फाइंड करने में बहुत हेल्प करते हैं। इसके अलावा डिबगिंग के प्रोसेस को भी आसान बनाते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जावा का प्रोग्राम किस तरह से बनाया जाता है, इसका बेसिक सिंटैक्स क्या रहेगा। तो सबसे पहले आप कमेंट्स के बारे में जान लें। कमेंट्स बिल्कुल सी और सी प्लस प्लस की तरह से हैं, इनमें कोई चेंज नहीं रहेगा। यानी स्लैश स्टार और स्टार स्लैश, ये आप मल्टी लाइन कमेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, डबल स्लैश लगा करके आप सिंगल लाइन कमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सबसे पहले आपको एक स्कोप डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसे हम पब्लिक के रूप में देख रहे हैं और ये स्कोप क्लास के ऊपर अप्लाई होगा, यानी कि इस क्लास को आप पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं। तो जावा के प्रोग्राम की शुरुआत आपको पब्लिक क्लास से ही करनी है। इसके बाद आप अपनी क्लास का कोई भी एक नेम जो आपको ठीक लगता है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दें। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी आप क्लास का नाम रखेंगे वही नाम आपको प्रोग्राम का भी रखना होगा। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, हमने क्लास का नाम हेलो वर्ल्ड रखा है। हेलो वर्ल्ड का जो नाम हमने रखा है, तो फाइल का नाम भी हेलो वर्ल्ड ही रखना होगा आपको। यानी आप ये कह सकते हैं कि क्लास नेम और फाइल नेम मस्ट बी सेम। एक्सटेंशन आपको डॉट जावा देना पड़ेगा। इसके अलावा जब आप सी प्लस में या सी लैंग्वेज में मेन लिखते थे तो आप जस्ट स्पेसिफाई करते थे वॉइड मेन, लेकिन जावा में आकर के आपको थोड़ा सा स्कोप चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको मेन के लिखने के तरीके को चेंज करना पड़ेगा। इसे बोलेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। स्टैटिक का मतलब रहेगा कि जो मेन है वो अपरिवर्तनीय है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते, इसकी कॉपी नहीं बनाई जा सकती और मेन को भी आपको पब्लिक स्कोप देना होगा। इसके अलावा स्ट्रिंग के आर्गुमेंट देना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। आर्गुमेंट होता है जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते समय कुछ वैल्यूज़ या इनपुट आप स्पेसिफाई कर सकते हैं जो कि प्रोग्राम के अंदर रिसीव हो जाएंगे। यानी जो आर्ग्यूमेंट आप बाहर से देंगे वो यहाँ पे रिसीव हो सकते हैं। तो इनपुट आउटपुट को हैंडल करने का एक तरीका है, एक जरिया है जो स्ट्रिंग आर्गुमेंट के रूप में बनता है। सी लैंग्वेज में हम लोग प्रिंटफ लिखते थे और सी प्लस प्लस में आप सी आउट कमांड यूज़ करते थे। यहाँ पे वो स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा, दैट विल बी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। तो ये जो मैसेज है
हेलो ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि मैसेज को प्रिंट कराने के लिए या आउटपुट कमांड के रूप में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट लाइन कमांड आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोग्राम बना करके आप जावा इंस्टॉल करके कंपाइल एंड रन कर सकते हैं। तो ये एक इजी एग्जांपल है। नेक्स्ट आते हैं हम एरर टाइप्स पर। तो ये जो एरर टाइप्स अब आप देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जावा के लिए है, ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले जो एरर टाइप हमारे पास हैं, उनमें जो कॉमन एरर आती हैं उन्हें आप सिंटैक्स एरर और कंपाइल एरर के नाम से देख सकते हैं। तो कंपाइल एरर ऐसी गलतियाँ होती हैं जो आप कोड करते समय कर देते हैं, जो सिर्फ रन करने पे ही पता लगेंगी। यानी कॉट एट कंपाइल टाइम, आप प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं उस समय आपको पता लगती हैं। ये गलतियाँ इसलिए सामने भी आती हैं या कंपाइलर देता है क्योंकि कंपाइलर खुद इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पाता और कंपाइलर इसकी इजाज़त भी नहीं देता। डज नॉट शो सिंटैक्स एरर का मतलब रहेगा कि आपने कमांड के लिखने में कुछ गलती कर दी है, जैसे कि सेमीकोलन का ना लगाना या कोमा का आ जाना या स्पेलिंग को गलत लिख देना जो कमांड की हैं। तो बहुत सारी इस तरह की जो एरर हैं वो सिंटैक्स से रिलेटेड हैं, वो सिंटैक्स एरर में आती हैं और इन्हें कंपाइल टाइम पे पता लगाया जाता है। यानी जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये अपीयर होती हैं। फिर आते हैं हम रन टाइम एरर। रन टाइम एरर के बारे में कहा जाता है कि समथिंग बैड हैपन्स एट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यानी जब आपने प्रोग्राम को रन करना था उस समय आपको कुछ बुरा पता लगता है। जावा ब्रेक दीज इनटू एरर एंड एक्सेप्शंस। तो रन टाइम एरर, जैसे आपने किसी फाइल को प्रिंट करने की कमांड लगाई और बाद में पता लगता है कि प्रिंटर ही इंस्टॉल नहीं है, या किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर देना। बहुत पॉपुलर एग्जांपल है डिवाइड बाय जीरो, क्योंकि आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये सभी एरर रन टाइम एरर में काउंट की जाती हैं। तो थोड़ा ध्यान रखें, सिंटैक्स एरर आपकी स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक जो कमांड के अंदर होती हैं उनसे रिलेटेड है। जैसे ब्रैकेट का कम ज़्यादा होना, मैच ना करना, कोमा सेमीकोलन या स्पेलिंग गलत होना इत्यादि, ये सब सिंटैक्स एरर हैं। ये भी आपको कंपाइल टाइम पे ही पता लगेंगी, क्योंकि जब तक आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तब तक ये सामने नहीं आती है, क्योंकि हम खुद देख नहीं पा रहे हैं। कंपाइलर इन्हें इंडिकेट करता है, वो लाइन को हाईलाइट कर देता है, फिर हम उस लाइन को रीड करते हैं, तब हमें पता लगता है कि हमारे यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। इसी तरह से रन टाइम एरर के बारे में हमने जाना, और उसके बाद हम बारी लेंगे लॉजिकल एरर या लॉजिक एरर्स की। ये वो एरर हैं जो आपके लॉजिक से संबंधित हैं। तो प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, प्रोग्राम रन हो जाएगा, ये एरर आपको कभी भी इंडिकेट नहीं करेगा। तो इसे आप समझने के लिए एक उदाहरण ले सकते हैं कि जहां आपको प्लस करना था वहां आपने माइनस कर दिया। तो इसका पता आपको सिर्फ आउटपुट देख के ही लगाया जा सकता है। डज नॉट डू व्हाट यू इंटेंट और वांट, यानी आपका जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो रहा है। तो लॉजिक एरर का मतलब है कि आपके कंसेप्ट में या कहीं आपने ऐसी गलती कर दी है जो लॉजिक से रिलेटेड थी। तो ये गलतियां कभी भी पकड़ में नहीं आएंगी जब तक कि आप टेस्टिंग करके इनपुट आउटपुट को कंपेयर नहीं कर लेते हैं। तो ये था जावा के अंदर किस तरह से हम एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। आज की जावा की क्लास में हम जिन बेसिक फीचर्स को जानेंगे उनमें सबसे पहले रहेगा डेटा टाइप्स, उसके बाद हम आएंगे एक्सप्रेशन और ऑपरेटर्स पर, फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर, एरे और मेथड्स के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं जावा के बेसिक कंसेप्ट्स की। तो सबसे पहले हम डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज की अंदर हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे, लगभग वैसे ही डेटा टाइप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जावा में कौन कौन से डेटा टाइप्स आपको अवेलेबल हैं। तो इनमें सबसे पहले आप नंबर्स को अलग कर लेते हैं। इनमें बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये सभी नंबर से रिलेटेड डेटा टाइप रहेंगे। और जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इनका मेमोरी ऑक्यूपेशन भी आपको अलग अलग बिट्स के रूप में दिया गया है, आप इन्हें बाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर बाइट डेटा टाइप है तो वो एक बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, और इसकी आप रेंज भी मेमोराइज कर सकते हैं। माइनस में 128 से लेकर के और प्लस में
127 तक, यानी कुल मिलाकर के 255 तक की ये वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। इसके अलावा अगर आप शॉर्ट डेटा टाइप की बात करें तो ये 2 बाइट ऑक्यूपाई करेगा, और यहाँ पे एक नंबर की रेंज आपको दी हुई है, -3 to 7 68 से लेकर के प्लस में 3 to 7 67 तक, और अगर आप इसे टोटल करेंगे तो ये 65,000 अराउंड हो जाएगा। इसी में अगर हम डेटा टाइप इंटीजर को देखें तो 32 बिट की जो मेमोरी है वो ऑक्यूपाई करेगा, और यहाँ पे एक नंबर की रेंज है। हालांकि ये नंबर की रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी है तो आपको इसे मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन मेन चीज़ आप ध्यान रखें कि डेटा टाइप इंट होता है और मेमोरी ऑक्यूपाई इतना करता है। इसी तरह से लॉन्ग, फ्लोट और डबल डेटा टाइप है, इनकी भी रेंज को आप मेमोराइज ना करें, और यहाँ पे जो मेमोरी ऑक्यूपेशन है उसे ज़रूर आप नोटिस कर लें। इसके बाद हम आते हैं एक और डेटा टाइप पर जो कि वैल्यूज़ के रूप में सिर्फ ट्रू या फॉल्स को स्टोर कर सकता है, और बूलियन डेटा टाइप है, इसलिए 0 या 1 को भी आप फॉल्स और ट्रू के लिहाज से देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एक और डेटा टाइप देखना चाहें तो कैरेक्टर डेटा टाइप को आप देख सकते हैं। ये 16 बिट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, और इसे आप यूनिकोड के रूप में भी देख सकते हैं। तो ये जो मेन जावा के डेटा टाइप्स हैं, अगर आप इन्हें कंपेयर करेंगे सी सी प्लस से, तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे सिमिलैरिटीज मिल जाएंगी। इसके बाद हम आते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पर। तो अगर आपको याद हो तो हमने ये पूरा कंसेप्ट सी प्लस प्लस में भी रीड किया था। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि जो कंसेप्ट आपने क्लासेस और ऑब्जेक्ट का सी प्लस प्लस में देखा था, लगभग वही कंसेप्ट आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, क्योंकि थ्योरेटिकली ये चीज़ें बिल्कुल सिमिलर रहेंगी और इनमें कोई आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप ये कह सकते हैं कि क्लास एक डेटा टाइप होता है, और क्लास को बनाने के लिए कीवर्ड भी आप क्लास ही यूज़ करते हैं। और इसी तरह से जब आप बात ऑब्जेक्ट की करते हैं तो ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल होता है जिसका डेटा टाइप क्लास होता है, और ये मेथड्स को कॉल करने के काम आता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो डेटा टाइप ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली, वो बिल्कुल क्लास से रिलेटेड रहेगा, यानी क्लास का एक इंस्टेंस आप बोल सकते हैं जो उसको रेफर करने के काम में आता है। जिस तरह से आपने सी प्लस प्लस में क्लासेस बनाई हैं, वहाँ पे आपको स्कोप देखने को मिलते थे, पब्लिक, प्राइवेट, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको जावा में भी कॉमनली फाउंड होंगी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो जावा के अंदर क्लासेस बनाई जाती हैं बेसिकली, उनका इम्प्लीमेंटेशन डिटेल आपको डेटा टाइप के रूप में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको क्लास एक इंटरफेस के रूप में मिलती है जो प्रोग्रामर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तय करता है, और उसमें क्या क्या चीज़ें या क्या प्रारूप आपको तय करना है वो आप बता सकते हैं। ऑब्जेक्ट के बारे में आप ये कह सकते हैं कि बेसिकली दीज आर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स और मल्टीपल पीस ऑफ इंटरनल डेटा, यानी जब आप ऑब्जेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं तो इनके पास में इंफॉर्मेशन बाइंड हो जाती है और ये क्लास को ऑपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इनका जो बिहेवियर रहेगा दैट इज़ कैरिड आउट वाया मेथड्स, यानी जब आप इनको बिहेवियर के रूप में देखेंगे तो इसके अंदर आपको क्लासेस के जो डिफाइंड मेथड हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आपको कॉलिंग करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सी प्लस की तरह से रहेगा, जैसे कि आप ऑब्जेक्ट बनाएं और डॉट लगा करके आप क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो सी प्लस प्लस और जावा में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, तो यहाँ पे आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट, थ्योरेटिकल कंसेप्ट काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। इवन प्रैक्टिकली भी आप इनको देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सिमिलर मिलेंगी। अब हम देखते हैं कि जावा के अंदर आप क्लासेस को जब बना लेते हैं उसके बाद जब आप ऑब्जेक्ट पर आते हैं तो उसे कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाया गया है कि सबसे पहले आपको डिक्लेरेशन करना होता है, यानी आप एक डेटा टाइप को आइडेंटिफायर के रूप में लेते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास का नाम रेक्टेंगल है, तो क्लास के नाम के बाद जो भी वेरिएबल आता है हम उसे ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया आप उसका नाम R1 देख रहे हैं। तो इस तरह से जावा में आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ये बिल्कुल सी प्लस प्लस की तरह से है। लेकिन यहाँ पे आप एक चेंज भी कर सकते हैं कि जब आपको ऑब्जेक्ट बनाना हो और आप उसे एक मेमोरी देना चाहें तो न्यू कीवर्ड जो है वो सी प्लस प्लस में भी यूज़ किया जाता है और यहाँ पे आपको जावा में भी देखने को मिलेगा, जो कि एक तरह से कंस्ट्रक्टर का काम भी कर जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपने जब ऑब्जेक्ट बनाया R1,
अब आप उसे मेमोरी देना चाह रहे हैं, तो किस रूप में मेमोरी देंगे? तो आपको यहाँ पे वापस क्लास का नाम रिपीट करना होगा। तो न्यू को यूज़ करते हुए जब आप क्लास का नाम लिखेंगे, तो इसका मतलब होता है कि जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, उसे आपने इनिशियलाइज़ कर दिया है। तो अगर यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर अवेलेबल होगा, तो वो भी एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। सिमिलर पैटर्न से आप एक और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस बार आपने क्लास के नेम को भी रेफर किया है, यानी क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम, और उसके बाद आपने उसे मेमोरी को इनिशियलाइज करवा करके दी है। ऊपर वाले एग्जांपल में हमने ये देखा था कि हमने पहले ऑब्जेक्ट बनाया है, मेमोरी बाद में दी है। इस एग्जांपल में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे आपने क्लास बनाई और उसके साथ साथ आपने मेमोरी दे करके उसे इनिशियलाइज भी करा दिया, यानी सिंगल स्टेटमेंट में आपने उसे कन्वर्ट कर दिया है। इसके अलावा अगर आप बिहेवियर देखना चाहें, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है डॉट ऑपरेटर। इसके लिए आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, तो डॉट लगा करके आप जो भी काम कर रहे हैं वो एक मेथड होगा। तो इसे आप समझ सकते हैं कि सेट साइज से आपने एक मेथड को कॉल किया, इसमें आपने दो आर्ग्यूमेंट को भी पास किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंस्ट्रक्टर के अंदर ओवरलोडिंग भी आपने की हो सकती है, या मेथड को बना करके आप उसे आर्गुमेंट के रूप में भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मेथड को कॉल करके दो आर्गुमेंट सेंड कर रहे हैं। इनमें एक वैल्यू 10 है और एक वैल्यू 2 है। इसी तरह से आप स्ट्रिंग के साथ में भी सिमिलर वे में ऑब्जेक्ट बना करके काम कर सकते हैं। तो ये था कि आप जावा में किस तरह से ऑब्जेक्ट बना करके उसे इनिशियलाइज कर। नेक्स्ट आते हैं हम जावा में बिल्ट इन क्लासेस के बारे में। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि बाकी लैंग्वेजेस की तरह जावा में भी कुछ क्लासेस आपको अवेलेबल करवाई जाती हैं, बिल्ट इन क्लासेस हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अलग से कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। इन क्लासेस को यूज़ करके आप इनके मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो भी लैंग्वेज बिल्ट इन चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाती हैं, उससे बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि आपको वो पूरा का पूरा कोड जो है वो स्क्रैच से नहीं करना पड़ता है। आपको बस इतना करना होता है कि उस क्लास के बारे में जानें, उसके मेथड्स जो आपको दिए हुए हैं उनको यूज़ कर लें, तो आपके प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट है वो जल्दी पूरी हो जाती है और आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि जावा के अंदर जो बिल्ट इन क्लासेस हैं वो, या जो लाइब्रेरी है वो बहुत वाइड है, और उनके अंदर जो मेथड्स हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। एक बार अगर हम ये जान लें कि वो कौन-कौन सी क्लासेस हैं, और जैसे-जैसे आप जावा के प्रैक्टिकल करते जाएँगे, तो आपको पता लगता जाएगा कि इन सब का क्या बेनिफिट रहेगा। तो इनमें सबसे पहले हम देख सकते हैं स्ट्रिंग के बारे में, मैथ क्लासेस, इंटीजर, कैरेक्टर, डबल, इसके अलावा सिस्टम क्लासेस होती हैं। एरेज़ के बारे में हम जानते हैं। एक क्लासेस है स्कैनर, और फाइल हैंडलिंग को हम जानते हैं। इसके अलावा आप ऑब्जेक्ट के ऊपर भी काम कर सकते हैं, और कुछ रैंडम क्लासेस हैं। इसके अलावा जावा में एपीआईज़ भी बना सकते हैं जो डेटा को फैच करने का काम करती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्ट्रिंग का मतलब होता है कैरेक्टर्स को आप डेटा के रूप में स्टोर कर लेते हैं। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को आप स्टोर कर लेते हैं। तो जैसे कोई नेम हो गया, फादर नेम, सिटी इत्यादि। तो इनके ऊपर आपको कई बार प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। अब स्ट्रिंग के ऊपर अगर आपको प्रोसेसिंग करनी हो, जैसे कि आपको उसे अपर में कन्वर्ट करना है, उसकी लेंथ जाननी है, या आपको चेक करना है कि दो स्ट्रिंग इक्वल हैं या नहीं है, या कॉन्कैटिनेट करना है, बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। इन सभी ऑपरेशंस को करने के लिए जावा के अंदर बिल्ट इन क्लासेस है, उनके अंदर मेथड दिए हुए हैं, तो उन मेथड्स के थ्रू आप स्ट्रिंग को बहुत ईजिली हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा एक मैथ क्लास के बारे में भी हमने पढ़ा। तो मैथ्स के अंदर बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, लाइक नंबर्स के बीच में बड़ा नंबर निकालना, कुछ सॉर्टिंग करना। हालांकि ये काम आप प्रोग्रामिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर यही चीज़ आपको मेथड्स के रूप में मिल जाए, तो आप एक कीवर्ड से सारा का सारा अपना जो सोल्यूशन है वो अवेलेबल करवा सकते हैं। तो मैथ क्लास भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसी तरह से इंटीजर, कैरेक्टर, डबल, इन सब की क्लासेस भी आपको मिलती है। इनके साथ साथ इनके बहुत सारे मेथड हैं, लाइक डेटा टाइप कन्वर्ट करना इत्यादि, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एक क्लास है सिस्टम क्लास। यहाँ पे जैसे आप ये जानते हैं कि इनपुट आउटपुट के बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, तो उसको आप सिस्टम के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। और एरेस के बारे में हम सी सी प्लस में काफ़ी पढ़ चुके हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे क्लास के रूप में मिल जाएगा। और एक और क्लास है स्कैनर। तो जावा के अंदर डायरेक्ट इनपुट नहीं हुआ करते, उसके लिए आपको कुछ क्लासेस को यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है स्कैनर। इसके अलावा अगर आपको प्रिंटर इत्यादि डिवाइसेस पे काम करना है, कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं, तो उनमें भी आपको स्कैनर क्लास हेल्प कर सकती है। फाइल हैंडलिंग के बारे में हम लोग जानते हैं कि जब आप प्रोग्राम बनाते हैं,
तो उसके आउटपुट को आप किसी टेक्स्ट फाइल में सेव कराना चाहते हैं, फ्यूचर में आप उसे एक्सेस कर सकते हैं और प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा काम जो होगा वो फाइल हैंडलिंग के थ्रू, तो वो आपको एक फाइल ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा। और बिल्ट इन क्लासेस है, इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं जो जावा के बहुत पॉपुलर भी हैं। ऑब्जेक्ट और रैंडम क्लासेस को भी हम यूज़ करेंगे। इसी तरह से जावा के अंदर एपीआई बनती है, तो एपीआई का जो मतलब रहता है, बेस रहता है, वो होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। और ये इसका मेन जो टास्क होता है वो होता है कि किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आपको किसी सर्वर से या बाहर से आपको डेटा फैच करवाना हो तो ये बहुत इजीली हो जाता है। डेटा को रिसीव करना, डेटा को सेंड करना, बल्क में डेटा का यूज़ करना। तो जावा का जो बेसिक कंसेप्ट है वो मोबाइल ऐप या वेबसाइट के ऊपर रहता है। तो इन चीज़ों में एपीआई बहुत ज़्यादा काम आती है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो बिल्ट इन क्लासेस हैं, ये प्रोग्रामर को एक तरह का कंफर्टेबल जोन दे देती हैं। अब आते हैं हम जावा के अंदर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पे जिसका नाम है इम्पोर्ट। तो अगर आपको याद हो तो आप सी, सी प्लस में हैश इंक्लूड कीवर्ड को यूज़ किया करते हैं। तो जिसका मतलब रहता है कि आप किसी चीज़ को शामिल कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर और जो बाहर से आपको चीज़ें मिलेंगी और बनी बनाई मिलेंगी। सिमिलर वे में आप ये कह सकते हैं कि जो इम्पोर्ट कीवर्ड है जावा का, वो एक रिजर्व कीवर्ड है। इसे आप एक कमांड के रूप में देख सकते हैं। यहाँ पे आप पैकेजेस को और क्लासेस को अपने ही प्रोग्राम के अंदर ऐड कर सकते हैं। यानी आपने क्लासेस बना रखी हैं, उन्हीं के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी, एक्स्ट्रा पैकेजेस कुछ चाहिए, तो आपको उनको ऐड करने के लिए इम्पोर्ट कीवर्ड को यूज़ करना होगा। एक बात आप ये भी कह सकते हैं, डज़ नॉट एक्चुअली इम्पोर्ट द कोड। ये आपको बनी बनाई फाइल का पूरा कोड ला करके नहीं देता है, जैसे कि सी प्लस के अंदर प्री प्रोसेसर यानी कि हैश इंक्लूड का काम रहता है। ये उसकी फंक्शनैलिटी आपको अवेलेबल कराता है। तो अगर आप इसे एग्जांपल के रूप में देखना चाहें, तो आप ये कह सकते हैं कि इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल। इसके आगे अगर आपको फर्दर कोई क्लास चाहिए, तो जो लास्ट लेवल होता है वो एक्चुअल में क्लास होती है, तो लाइक एरे लिस्ट आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एरेज मिलेंगे। और एरे और एरे लिस्ट में डिफरेंस ये है कि एरे लिस्ट के अंदर आपको बने बनाए मेथड मिलेंगे, लाइक सॉर्ट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑपरेशन जो हम प्रोग्रामिंग से करते हैं वो एरे लिस्ट में बने बनाए मिल जाते हैं। इसी तरह से अगर आपने डॉट स्टार अप्लाई कर दिया, जैसे कि हम नीचे वाली क्लास के रूप में देख रहे हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब होगा कि आपको कोई पर्टिकुलर क्लास नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको सभी क्लासेस एक साथ इंपोर्ट करवा दी जाएंगी, यानी आपको एक एक करके नाम नहीं लेना होगा। तो जो ऊपर वाला एग्जांपल है जिसमें हम बात कर रहे हैं जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट, तो इसका मतलब यूटिल के अंदर और बहुत सारी क्लासेस हैं, हमें वो सारी क्लासेस नहीं चाहिए। हमें एक पर्टिकुलर क्लास के ऊपर ही वर्क करना है, तो हम एरे लिस्ट लिख के काम चला सकते हैं। और नीचे वाले एग्जांपल में हमने ये देखा कि यहाँ पे हमने ए डब्ल्यू टी डॉट स्टार लिखा है। तो इसका इसका यहाँ पे मतलब ये रहेगा कि ए डब्ल्यू टी के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं, आपने वो सारी की सारी क्लासेस इंपोर्ट करवा ली हैं। तो मेनली जो एप्लेट फीचर होता है जावा का, एक जिसके अंदर हम वेब पेज की कोई प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो इसको AWT को आप एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट के रूप में देख सकते हैं, जिसमें आपको लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, बटन इत्यादि, ग्राफिक्स, वो सारी चीज़ें आपको एप्लेट के लिए मिल जाती हैं। तो ये इंपोर्ट जो स्टेटमेंट है बेसिकली, आप इसे जावा के किसी भी प्रोग्राम में इन द बिगिनिंग अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है, फिर आप इसे रन करते हैं, तो प्रोग्राम के बिगिनिंग में आपको सारी क्लासेस ऑटोमेटिकली मिल जाती है। जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि आपको बहुत सारी बिल्ट इन क्लासेस मिलती हैं। तो क्वेश्चन ये होता है कि वो सारी बिल्ट इन क्लासेस को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, ऐड कैसे कर सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप इंपोर्ट के आंसर के रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम स्ट्रिंग क्लास के बारे में। तो जैसा कि हमने सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग क्लासेस के बारे में पढ़ा हुआ है कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है, और इसके ऊपर आप बहुत सारे मेथड आपको मिलते हैं जिनको यूज़ करके आप अपने प्रोग्राम को ईजी बना लेते हैं। तो अगर आप स्ट्रिंग के साथ में जावा में भी डील करते हैं, तो वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे भी मिलेंगी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रिंग होता है वो बेसिकली एक स्टैंडर्ड जावा की क्लास है। स्टैंडर्ड क्लास का मतलब होता है कि ये जावा के साथ में आपको मिलेगी ही। इसके अलावा जो इसका पूरा बिहेवियर होता है वो फिर से आपको मेथड्स के रूप में देखने को मिलेगा। यानी इसमें बहुत सारे मेथड है, लाइक अपर केस, लोअर केस, लेंथ, जो आपने सी, सी प्लस में पढ़े हैं वो सभी आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। तो कंसेप्ट अगेन आपको सिमिलर मिलेगा। और तो इसे हम जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। तो स्ट्रिंग को जब भी आप लिखें तो उसका फर्स्ट लेटर एस कैपिटल कर दें। जावा
आपको मालूम है केस सेंसिटिव है। तो जो भी आपको वैल्यू स्टोर करानी है, लाइक हमने एक नेम माइक को स्टोर करवाना है, तो इस तरह से आप इसे इनिशियलाइज कर दें। इसके अलावा एक प्लस ऑपरेटर होता है। स्ट्रिंग को आप जानते हैं कि अगर आपने सिंपली प्लस मेंशन कर दिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, तो ये जावा में पॉसिबल है और इसे आप एक कंप्लीट नेम के रूप में, वोल नेम के रूप में देख सकते हैं। तो माइक और स्कॉट दोनों ऐड किए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कॉन्कैटिनेशन जावा में अप्लाई होता है और ये एक ईजी प्रोसेस है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड कर रहे हैं, यानी स्ट्रिंग के अंदर जहाँ पे आप प्लस ऑपरेटर को देख रहे हैं, तो बट नेचुरल है कि एक वेरिएबल आपके लेफ्ट हैंड साइड होगा, एक वेरिएबल आपके राइट हैंड साइड होगा। उन दोनों में से कोई भी एक भी अगर स्ट्रिंग होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये जावा की खास बात है, जिसे आप रैपर या टाइप कास्टिंग के रूप में देख सकते हैं कि जावा क्या करती है कि जो डेटा टाइप है उसका ऑटोमेटिकली कन्वर्जन भी करना जानती है। नेक्स्ट आते हैं हम स्टैंडर्ड आउटपुट क्लास के बारे में। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड आउटपुट क्लासेस होती हैं वो बेसिकली आपको स्क्रीन के ऊपर मैसेज प्रिंट कराने के लिए या कुछ डिस्प्ले के रूप में देने के लिए यूज़ की जाती है। तो इसमें हम सबसे पहला जो एग्जांपल देखना चाहेंगे दैट इज़ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें आपको न्यू लाइन नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कीवर्ड जो है वो आपको प्रिंट के रूप में दिखाई दे रहा है और जो भी आप एक्सप्रेशन देना चाहें वो चीज़ एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर आप नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, यहाँ पे आप एक डिफरेंस फील करेंगे कि प्रिंट के जगह पे यहाँ पे आपको प्रिंट लाइन दिया हुआ है, एल। तो ये एक तरह से न्यू लाइन का काम करेगा, यानी आपने जो भी मैसेज प्रिंट कराना है वो स्क्रीन पे नई लाइन पे प्रिंट होगा, जैसे कि सी प्लस में हम स्लैश एन को यूज़ करते हैं। अगर आप प्रिंट के साथ में न्यू लाइन को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे तो भी ये न्यू लाइन की तरह से ही काम करेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन को जब आप एम्प्टी के रूप में देंगे तो ये आपको एक न्यू लाइन को प्रिंट करा करके दे देगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ पे नहीं है। इसी तरह से अगर आपको मल्टीपल कॉन्कैटिनेशन करनी हो, बहुत सारी चीज़ें एक साथ प्रिंट करानी हो, तो आप प्लस का यूज़ करके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं कि एक स्टेटमेंट को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो जो स्टैंडर्ड आउटपुट क्लास है, जो जावा की कोर क्लास है या स्टैंडर्ड आउटपुट क्लास है, उसमें इन स्टेटमेंट को यूज़ करके आप मैसेज को अलग-अलग तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कांस्टेंट पे। तो कांस्टेंट के बारे में हम ये जानते हैं कि ये एक ऐसी वैल्यू होती है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान कभी भी बदलती नहीं है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से लिटरल कांस्टेंट है और द वे यू स्पेसिफाई वैल्यू दैट आर नॉट कंप्यूटेड एंड recommended बट रिमेन्स ट्रू, फॉल्स, नल। तो ये जितने भी आप स्टेटमेंट देख रहे हैं ये सारे के सारे आप कांस्टेंट के रूप में कंसिडर कर सकते हैं और ये वो वैल्यू है जो प्रोग्राम के अंदर यूज़ तो की जाएंगी लेकिन आप इन्हें मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो नेम्ड कांस्टेंट के रूप में अगर आपको जावा के अंदर अप्लाई करना हो तो यहाँ पे आप एक कीवर्ड फाइनल को यूज़ करें। फाइनल कीवर्ड का मतलब रहेगा कि जो भी वेरिएबल है वो अब कांस्टेंट हो गया है। तो सी या सी प्लस प्लस से अगर आप इसे कंपेयर करें तो वहाँ पे आपको कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करना होता है, लेकिन जब आप जावा की बात करेंगे तो ये कमांड बदल के फाइनल हो जाती है और आप चाहें तो इसका स्कोप जो है वो लोकल भी कर सकते हैं, हालांकि आप इसे ग्लोबल भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे किसी मेथड के लिए लिमिट कर दें या आप चाहें तो किसी क्लास के लिए भी इसे लिमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिमिट करने का मतलब होगा कि वो चीज़ उससे बाहर नहीं जाएगी, यानी वेरिएबल आप कांस्टेंट के रूप में अगर देख रहे हैं तो उसे लोकल या ग्लोबल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, तो वो एक अलग चीज़ है। तो अगर आप इसका एक एग्जांपल देखना चाहें तो नॉर्मली हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं जिसमें हम सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, लाइक नंबर ऑफ सेक्शंस हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है। तो आपके स्कूल में आपकी क्लास में कितने सेक्शंस हैं, तो यू कैन से 3। अब आप इसे बदलना नहीं चाहते, फिक्स रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक कीवर्ड ऐड कर दें फाइनल। अगर आपने यहाँ पे फाइनल कीवर्ड ऐड नहीं किया तो ये एक नॉर्मल वेरिएबल हो जाएगा जिसे बदला जा सकता है, घटाया जा सकता है, ज़्यादा किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये फिक्स रहे तो उसके लिए आपको कीवर्ड फाइनल अटैच करना होगा। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सप्रेशन और ऑपरेटर्स पर। तो यहाँ पे हम दोबारा फिर से बात कर लेते हैं कि एक्सप्रेशन और ऑपरेटर्स का जितना भी स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा सी प्लस की तरह से है। और जावा के कंट्रोल स्ट्रक्चर को देख लेते हैं।
जावा के कंट्रोल स्ट्रक्चर यानी कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में अगर आप बात करें तो यहाँ पे जितनी भी स्टेटमेंट्स आपको मिलने वाले हैं जैसे कि इफ एल्स या स्विच कमांड फॉर वाइल इत्यादि वो सब एज इट इज सी सी प्लस की तरह से हैं। तो चलिए इसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको इफ़ कमांड लिखनी हो तो सिंपली जैसे सी सी प्लस में आप इफ़ लिखते हैं और स्टेटमेंट एक्सप्रेशन आप दे के ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको एक से ज़्यादा स्टेटमेंट देने हो तो आप उसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूज़ कर दें जिससे कि वो एक ग्रुप के अंदर आ जाएंगे और उन्हें एग्जीक्यूट किया जा सकता है। फॉर लूप की बात करें एज इट इज़ सी सी प्लस की तरह से है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी आप उसे यूज़ कर सकते हैं, फॉल्स होते हुए बाहर आ जाएगा। तो बूलियन एक्सप्रेशन के रूप में आप कंडीशन देखते हैं। इंक्रीमेंट आप देना चाहें अगर आप रिवर्स लूप लगा रहे हैं तो डिक्रीमेंट लिख लेंगे यहाँ पे। और इनिशियलाइजेशन आपको पहले देना होता है और फॉर लूप में आप एक स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो काम होता है फॉर लूप का वो एक ही कमांड को बार बार रन करता रहता है जब तक कि वो ट्रू है। इसी तरह से व्हाइल लूप को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट मिलेंगे, ब्लॉक स्टेटमेंट हो सकता है, तो कर्ली ब्रैकेट में आप ले लें अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट आता है तो। और व्हाइल लूप का भी सेम बिहेवियर रहेगा कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो एग्जीक्यूट होता रहता है। इसके अलावा आप डू व्हाइल लूप को भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलर वे है जैसे सी सी प्लस में हम इसे यूज़ करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। तो इस लिहाज से आप इन सब चीज़ों को रन कर सकते हैं। अब आती है बारी एरेज़ की। तो एरेज़ का जो बेसिक कंसेप्ट है अगेन वो सिमिलर रहेगा। तो आप मेन मेन बातें आप कह सकते हैं कि जो एरेज़ होता है बेसिकली वो एक डायनामिक एलोकेटेड मेमोरी के थ्रू आपको अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे डायनामिक कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। और हर एरे में एक फाइनल फील्ड आपको ज़रूर मिलेगी दैट इज़ लेंथ। तो जब भी आप एरे बनाते हैं तो आप जानते हैं हर एरे का एक साइज होता है। आप चाहें तो एरेस को पब्लिक कर लें जिससे कि वो सभी जगह आपको अवेलेबल होगा, एक्सेसिबल होगा। जितने भी एरे के अंदर एलिमेंट होते हैं उनमें जो पहली इंडेक्स होती है या जो स्टार्टिंग होती है एरे की वो आपको मालूम है जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है। लास्ट इंडेक्स आप कह सकते हैं कि जितनी उसकी लेंथ है उसमें से एक कम कर दें। यानी अगर आपने एरे का साइज 5 लिया है तो लास्ट जो लोकेशन होगी दैट विल बी 4 क्योंकि इसकी शुरुआत जीरो से हो रही है। और अगर आप कभी फ्यूचर में जावा के अंदर नॉन एग्जिस्टिंग एलिमेंट को एक्सेस करना चाहें तो आपको एक बहुत पॉपुलर एरर मिलती है। उस एरर का नाम है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। लेकिन अगर आप इसे सी या सी प्लस के रूप में देखें तो वहाँ पे आपको नल या कोई गार्बेज वैल्यू मिल जाती है क्योंकि वो इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करती। लाइक आपने 7 नंबर लोकेशन को प्रिंट कराया, चूंकि आपके एरे का साइज ही 5 है तो 7 नंबर सी सी प्लस में आपको एरर नहीं देता, वो आपको कोई गार्बेज वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। लेकिन अगर यही काम आपने जावा के अंदर किया तो इससे क्या होगा कि वो आपको एक एरर एग्जीक्यूट करके दे देगा और प्रोग्राम बीच से ही क्लोज हो जाएगा। अब देखते हैं कि हम जावा में एरे को किस तरह से डिक्लेयर या डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन आप सबसे पहले डेटा टाइप लिख लें। उसके बाद एरे की जो इंडेक्स होती है वो आपको पहले मेंशन करनी होगी। इसके अलावा आप इंटीजर लिस्ट यानी कि आपने जो एरे का नाम रखना है वो रखें। और अगर आप वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कराना चाहते हैं तो यहाँ पे वैल्यूज़ को इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं। डेटा टाइप आप चेंज करते रहें, इंटीजर की जगह डबल ले लें तो डेसिमल नंबर आपको अलाउ हो जाएंगे। इस तरह से आप इन्हें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्ट्रिंग के रूप में भी बना सकते हैं जिसमें बहुत सारे नेम को आप स्टोर करवा सकते हैं। तो एरेज का जो कंसेप्ट है वो सी सी प्लस की तरह से सिमिलर है। और इस तरह से आप इसे डिक्लेयर कर सकते हैं और बाकी प्रोसेसिंग ऑपरेशन भी आपको सिमिलर मिलेंगे।